वेलकम क्लास। आज हम लोग क्लास 12 बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर नंबर 2 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को आगे बढ़ाने वाले हैं। ये लास्ट वीडियो है, इसमें हम लोग FW टेलर्स के टेक्निक्स को कवर करने के बाद ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो पेन और कॉपी लेके बैठ जाओ, नोट्स बनाते हुए चलना। वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली जो हमारे पास टेक्निक आती है वो है फंक्शनल फॉरमैनशिप। अब इसका मतलब क्या होता है? सबसे पहले फॉरमैन का मतलब क्या होता है? फॉरमैन हु वर्क्स विद वर्कर ऑन डेली बेसिस एंड बी इन टच विद देम। यानी कोई भी वर्कर या फिर कोई भी एक आदमी जो वर्कर के साथ वर्क करता है डेली बेसिस पे, उनके टच में रहता है, उनके साथ रहता है, उनको गाइड वाइड करता है, ये सारा जो भी काम करता है उसे हम फॉरमैन कहते हैं। अब फंक्शनल फॉरमैनशिप होती क्या है, उसके कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। इट इज़ अ पिलर होम एंटायर प्रोडक्शन प्लानिंग कंट्रोलिंग इन्वॉल्व्स। ये एक पिलर है फर्म के लिए एक पिलर है, या कंपनी के लिए एक पिलर है, जिसमें प्रोडक्शन प्लानिंग कंट्रोलिंग सारी तीनों चीज़ें इन्वॉल्व होती है। प्रोडक्शन यानी क्या क्या चीज़ें प्रोडक्ट प्रोड्यूस करनी है, प्लानिंग कैसे प्लान को हमें ऑर्गेनाइज करना है, या फिर हमें कैसे भी कोई भी चीज़ को हमको प्लान करके कैसे करना है, या कोई भी हमारे पास कोई प्लान हो रहा है उसे कंट्रोल कैसे करना है, ये तीनों चीज़ें इसमें इंक्लूडेड रहती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है टेलर सजेस्टेड दैट प्लानिंग एंड डूइंग वर सेपरेटेड इन द फर्म। यानी प्लान लोग अलग करेंगे और काम करना वाला काम को दूसरे लोग करेंगे। जैसे कि एग्जांपल से ले लो, टॉप लेवल है वो आपका प्लानिंग कर लेता है हर बार, एंड जो हमारे वर्कर्स हैं यानी मिडिल लेवल्स में वो उसे एग्जीक्यूट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। एक बार और चीज़ देख लो, यहाँ पे पॉइंट लिखा है डिवीजन ऑफ वर्क बाय हेनरी फॉयल से मिलता जुलता है। यानी एक और यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि आपका जो हेनरी फॉयल हैं उनका एक ठो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है डिवीजन ऑफ वर्क, उसका डिवीजन ऑफ वर्क FW टेलर के कौन से टेक्निक से मिलता है। तो फंक्शनल फॉरमैनशिप आप लोग लिख के आना, पूरे मार्क्स आपको मिल जाएंगे, एक नंबर में पूछ लिया जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं फंक्शनल फॉरमैनशिप का। ये एक डायग्राम है, इसको ज़रूर से याद कर लेना, एग्जाम में बनाने को आ जाता है। ठीक है, याद क्या करना है, इसे एक बार समझ लोगे तो आप आराम से बना लोगे अपनी लैंग्वेज में। सबसे पहले आपको फैक्ट्री बनानी है और उसके दो पार्ट्स निकालने हैं, जिसमें एक में आना है प्लानिंग इंचार्ज, दूसरे में आना है प्रोडक्शन इंचार्ज। प्लानिंग इंचार्ज में चार चीज़ें हैं, डिसिप्लिनेरियर, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, रूट क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। अब डिसिप्लिनेरियन क्या करता है? मेंटेन डिसिप्लिन। इसके नाम से ही आपको पता चल रहा है ये पूरे फर्म में या पूरी कंपनी में पूरा का पूरा डिसिप्लिन मेंटेन करता है, और अगर कोई डिसिप्लिन तोड़ रहा है तो उसके ऊपर चार्ज पेनल्टी ये सारी चीज़ें ये देख लेता है। इंस्ट्रक्शन एंड कार्ड क्लर्क, ये जितने भी वर्कर्स हैं उनको क्या करना है, कितने टाइम पे करना है और किस टाइम आना है, ये सारी चीज़ें जो भी है छोटी मोटी चीज़ें, मतलब एक तरीके से वर्कर को गाइड करने वाला काम इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क कर देता है। उसके बाद आता है रूट क्लर्क। रूट क्लर्क क्या है? ये वर्कर्स को बताता है कैसे काम करना है, यानी कौन कौन से स्टेप से करना है। अब ऐसा नहीं कि पंखा बना रहे हैं तो हम लोग चलो लोहा ही बनाते जाओ बनाते जाओ बनाते जाओ, पंखा बन ही नहीं रहा है। तो ये आपको स्टेप्स बताएगा कि पहले पंखे की पंखड़ी जो 3 बनती हैं वो बनाओ, उसके बाद उसके अंदर की मशीन बनाओ, उसके बाद और भी लोहे की चीज़ें जो भी पंखे में लगती हैं वो सारी चीज़ें बनाओ, तार और। ठीक है, तो ये स्टेप जो आपका रूट क्लर्क है ये स्टेप्स ऑफ डूइंग बताता है। टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क इंश्योर द टाइम एंड कॉस्ट ऑफ द प्लान। यानी कोई भी अगर कंपनी है उसके अंदर कोई भी प्लान है, मान लो कुर्सी बनाने का प्लान है कि आपको 100 कुर्सी बनानी है 10 दिन में, तो आपके पास टाइम कितना है? 10 दिन का टाइम है, आपको 9 दिन का कोशिश करना है कि 9 दिन में बना देना है। और कॉस्ट मान लो एक की 10 रुपये पड़ रही है, तो आपको कोशिश करनी है कि 5 रुपये तक में बना देना है, और कम से कम समय में, यानी एफिशिएंट भी रहो इफेक्टिव भी रहो। ये सारा जो टाइम एंड कॉस्ट का काम है वो टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क देख लेता है। अब इधर आ जाते हैं जो कि हमारा प्रोडक्शन इंचार्ज, इसे आप एग्जीक्यूटिंग भी कह सकते हो, इसमें सारी चीज़ें एग्जीक्यूट होती हैं, या फिर एग्जीक्यूटर भी कह सकते हो, जो कि आपको एग्जीक्यूट्स करवाते हैं सारे प्लान्स। इसमें 4 तरीके के लोग आते हैं। एक आता है इंस्पेक्टर और 3 बॉस हैं। वो कौन कौन से हैं? स्पीड बॉस, गैंग बॉस, रिपेयर बॉस। स्पीड बॉस क्या करता है? कंप्लीट टारगेट ऑन टाइम। यानी कोई भी टारगेट अगर आपका है उसको ऑन टाइम पे कंप्लीट करवाना, या ऑन टाइम में कंप्लीट करने के स्टेप्स ऑफ डूइंग बताना, जैसे हमारा रूट क्लर्क करता था, वो चीज़ें स्पीड बॉस करता है। गैंग बॉस क्या है? ओवरऑल वर्क करता है। यानी कोई भी छोटी मोटी चीज़ है जो दूसरे लोग नहीं संभाल पा रहे, या कुछ लोग की कमी पड़ जा रही है, तो जितना भी छोटा मोटा काम है पूरे कंपनी में सारा ओवरऑल वर्क गैंग बॉस देख लेता है। इंस्पेक्टर क्या है? इंस्पेक्शन करता है कि आपका जो प्रोडक्ट बना है वो सही बना है कि नहीं, क्वालिटी बढ़िया है कि नहीं, और लो क्वालिटी का तो नहीं बना। ये सारी चीज़ें जो इंस्पेक्शन करता है वो है हमारा इंस्पेक्टर। रिपेयर बॉस क्या करता है? मान लो कोई मशीन है ख़राब हो गई, तो
जितने भी वर्कर्स हैं वो रिपेयर बॉस के पास जाएंगे, हम उससे बोलेंगे मशीन ख़राब हो गई, इसको बनाओ। रिपेयर बॉस देखेगा, अगर वो मशीन बन सकती है तो बनाएगा, अदरवाइज़ वो नई मशीन लाएगा और डिस्प्ले टेप लगा के सारा काम कर देगा। यहाँ तक की चीज़ हो गई। अब इन सब के अंदर जो रहते हैं, इन सब के नीचे जो आते हैं वो आते हैं वर्कर्स। ठीक है, ये वाला डायग्राम क्लियर हो गया होगा। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, और नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे मैं नोट्स भेजते रहता हूँ। इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, लिंक सबकी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब आते हैं सेकंड टेक्निक्स पे, जो कि है स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। यहाँ पे 2 वर्ड्स आ रहे हैं, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन। सबसे पहले स्टैंडर्डाइजेशन की बात करते हैं। इट्स अ प्रोसेस ऑफ सेटिंग स्टैंडर्ड फॉर एवरी बिजनेस, यानी हर बिज़नेस के लिए, हर कंपनी की जो भी बिज़नेस कर रही है वो, उसके लिए एक स्टैंडर्ड सेट करना होता है, उसे हम स्टैंडर्डाइजेशन कहते हैं। देखो ये अभी पॉइंट्स पढ़ाऊंगा ना तो आपको उतना समझ में नहीं आएगा, इसलिए सबसे पहले हिंदी मीनिंग पे आते हैं, जो नीचे लिखी है वाइट कलर में। इसको एग्जाम में नहीं लिखने आना है, इसको मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। किसी कंपनी की कार में कोई सा भी पेट्रोल डाल सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि कार में सिर्फ इंडियन ऑयल ही डले, रिलायंस या फिर किसी और प्राइवेट कंपनी का पेट्रोल भी डाल सकते हैं। अब इसका मतलब समझाता हूँ। जैसे कई कि आपने देखा होगा रिमोट्स होते हैं, या फिर चलो किसी और का एग्जांपल लेते हैं, कार ही का लेते हैं। आपके पास कोई भी कंपनी की कार होगी, क्या आपको उस कंपनी के जो ओनर है बोला होगा कि नहीं भाई आपको इसमें सिर्फ ये रिलायंस कंपनी का ही पेट्रोल डलवाना है, या फिर सिर्फ इंडियन ऑयल का ही पेट्रोल डलवाना है? पेट्रोल तो पेट्रोल है भाई, या जिस भी कंपनी का डाल सकते हैं। अब अगर पेट्रोल बनाने वाला ही भेदभाव कर देता कि नहीं इसका पेट्रोल से बीसी में डलेगा, इसका पेट्रोल से बीसी में डलेगा, तो दिक्कत हो जाती ना। इसलिए आप कभी भी अपनी बाइक या कार लेके जाते हो तो आप किसी भी पेट्रोल पंप से पेट्रोल भरवा सकते हो। थोड़ा बहुत पैसे का दिक्कत होती है, बट पेट्रोल सेम रहता है। ठीक है, तो स्टैंडर्डाइजेशन यानी किसी भी चीज़ में फ़िक्स हो जाना, यानी आप किसी भी पेट्रोल पंप पे चले जाओ, आपकी बाइक पेट्रोल में डीजल है, पेट्रोल जो भी है वो डाल ही देगा अगर उसके पास होगा। ठीक है, अब इसके जो आप एग्ज़ाम में लिख के आना है वो क्या लिख सकते हो, पॉइंट्स पे आ जाते हैं। टू रिड्यूस अ गिवन लाइन ऑफ प्रोडक्ट टू फिक्स टाइप्स एंड साइज। ठीक है, टू इस्टेब्लिश इंटरचेंजेबिलिटी ऑफ मैन्युफैक्चर पार्ट। ठीक है, ये तीनों हो गया, हिंदी मतलब भी समझा दिया। अब आगे बढ़ते हैं, जो कि है हमारा सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन क्या होता है? इट्स एम एट एलिमिनेटिंग अननेसेसरी प्रोडक्ट, यानी जो भी आपके अननेसेसरी प्रोडक्ट हैं आपके बिज़नेस में, यानी जो भी आपके बिज़नेस को फ़र्क नहीं कर रहे हैं, मतलब आपको प्रॉफिट तो दिला नहीं रहे, ऊपर से लॉस करवा रहे हैं, तो उन सारी चीज़ों को एलिमिनेट, उन सारी चीज़ को डिडक्ट कर देना है, निकाल देना है। इसको सबसे पहले हिंदी मतलब से समझते हैं। किसी एक चीज़ के लिए स्पेशलाइज होना कि हमारी दुकान में यही प्रोडक्ट मिलता है। जैसे कि अगर आप कभी भी कोई कंपनी में जाओगे, मान लो टाटा किस लिए फेमस है? टाटा तो वैसे बहुत सारी चीज़ के लिए फेमस है, बट अगर हम लोग बात करें टाटा सॉल्ट की, तो टाटा सॉल्ट के आपने देखा है कि टाटा सॉल्ट ने नैनो बना के दे दी या हैरियर बना के दे दी? कुछ भी ऐसा कभी नहीं सुना ना। टाटा सॉल्ट सिर्फ अपने सॉल्ट कंपनी के लिए फेमस है कि हम सिर्फ और सिर्फ सॉल्ट ही बनाते हैं, उसके सॉल्ट्स की काफ़ी ज़्यादा बिक्री भी होती है। तो वो जो बिज़नेस है अपने एक चीज़ के लिए सिंप्लीफाइड है। ठीक है, कि हम यहाँ पे सिर्फ नमक बेचते हैं और हमारा नमक ऐसी क्वालिटी का होता है कि और कोई हमारे सामने टिक ही नहीं पाता। इंडिया में आप कहीं पर भी जाओगे, टाटा नमक ना मिले आपको हो ही नहीं सकता। और भी सारे नमक से रहते हैं, बट सबसे बेस्ट जो कहा जाता है वो टाटा नमक ही है। उसकी गुडविल भी काफ़ी बढ़िया है और वो एक चीज़ के लिए अपने सिंप्लीफाइड है। ठीक है, अब यहाँ पे एक और पॉइंट इसका बचता है, इट रिजल्ट इन सेविंग कॉस्ट ऑफ लेबर, मशीन्स एंड टूल्स। यहाँ पे देखो 3 पॉइंट आपके बन गए एक पॉइंट से, यानी आपके कॉस्ट ऑफ लेबर भी बचा लेता है, कॉस्ट ऑफ मशीन भी बचा लेता है, एंड टूल्स भी बचा लेता है। अभी आप ज़्यादा सामान बनाओगे तो उसमें आपको लेबर भी ज़्यादा लगेगा, मशीन्स भी ज़्यादा लगेंगी, टूल्स भी ज़्यादा लगेंगे। बट अगर आपका बिज़नेस कोई एक चीज़ के लिए सिंप्लीफाइड है तो उसमें आपको सिर्फ कुछ ही लेबर्स या कुछ ही मशीन्स या कुछ ही टूल्स में काम हो जाएगा। ठीक है, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन आप सभी को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टेक्निक्स पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टेक्निक है वर्क स्टडी। इसमें आपको 4 तरीके की स्टडीज़ पढ़नी है। ठीक है, तो सबसे पहली स्टडीज़ जो आती है वो फटीग स्टडीज़ है। इंपॉर्टेंट है, नोट करके चलना, ये पूछा जाता है कई बार 1 मार्क्स में। रेस्ट इंटरवल्स, यानी इट हेल्प्स टू रिमेन रीगेन द स्टेमिना। अब देखो आप भी स्कूल जाते होगे, स्कूल में आपके 8 पीरियड होते होंगे, नॉर्मली सारे स्कूल्स में ये होते हैं। एंड 8 पीरियड के बीच में चौथे पीरियड के बाद एक रिसेस होता है। तो फटीग स्टडी उन लोगों ने करके ही बताई है ना। या फिर अगर वो लोग फटीग स्टडी ना करते कि भाई पूरा 8 पीरियड पढ़ा डालो बच्चों को नॉन स्टॉप पढ़ाते चले जाओ, बच्चे तो पढ़ ही नहीं पाएंगे भाई। उनका चौथे पीरियड के बाद से मन ही नहीं लगेगा, वो लोग की एकदम स्टैमिना कम हो जाएगा। तो एक बीच में 10 या 15 मिनट का खाने का लंच ब्रेक या रिसेस ब्रेक कुछ भी इस तरह के करके दिया जाता है कि उसमें आप जाए घूमो, जाए कुछ भी करो, थोड़ा मौज मस्ती कर लो, दोस्तों के साथ बातें कर लो, खा पी लो, कुछ भी कर लो। तो वो 20-25 मिनट आपको मिलता है रिसेस टाइम, उसे आप बोलते हो स्कूल में। इसमें 3 चीज़ होती हैं, हाउ मच, हाउ मेनी टाइम्स,
हाउ मेनी लॉन्ग, हाउ मच कितना देना है, तो मतलब कितने समय के देना है, हाउ मेनी टाइम्स कितनी बार देना है। स्कूल में तो देखो मिनिममली आपको मतलब जो मैं कॉमन बताऊंगा 20-25 मिनट का रहता है, एंड कितनी बार दिया जाता है, सिर्फ एक बार दिया जाता है। हाउ लॉन्ग यानी कितना लंबा, वही 10-15 मिनट या 20-25 मिनट ऐसे दिया जाता है। ठीक है, फटीग स्टडीज़ आप सभी को एकदम समझ में आ गई। नेक्स्ट पे पढ़ते हैं जो कि है हमारी टाइम स्टडी। टाइम स्टडी क्या है? प्रॉपर टाइम फॉर वर्कर, यानी वर्कर्स के लिए प्रॉपर टाइम क्या है, एकदम फिक्स टाइम क्या है, टारगेट टाइम या टारगेट प्लान। ठीक है, हाउ मच टाइम अ स्पेसिफिक जॉब प्लान, यहाँ प्लान में थोड़ा सा गैप हो गया है, इसको प्लान है, सही कर लेना। और टास्क विल टेक, यानी कोई भी एक जॉब, पर्टिकुलर जॉब या फिर कोई एक प्लान या फिर कोई एक टास्क, उसको कितना टाइम देना है। मान लो आपके पास 100 कुर्सी बनाने का आपके पास ऑर्डर आया, आपके पास 10 वर्कर हैं, तो आपको टाइम स्टडी करनी पड़ेगी कि कितना समय लगेगा, कितने वर्कर्स चाहिए। मान लो 5 वर्कर्स 10 दिन अगर लगें तो नहीं बना पाएंगे, लेकिन अगर 10 वर्कर 10 दिन के लिए लग जाएँ तो 100 कुर्सी आराम से बना देंगे। तो यही चीज़ आपको टाइम स्टडी के थ्रू आपको पता चलेगी कि कितना समय लगने वाला है एक स्पेसिफिक जॉब, टास्क या प्लान के लिए। ठीक है, इतना क्लियर हुआ, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा मेथड स्टडी, वर्क स्टडी के अंदर आता है। इसमें क्या होता है? फाइंड द बेस्ट मेथड ऑफ और प्लान फॉर अ टास्क, यानी अब आपको कोई भी प्लान या टास्क के लिए कोई एक बेस्ट मेथड फाइंड करना है। अब वो मेथड आप कैसे फाइंड कर सकते हो, ये कुछ नीचे चीज़ें दी हैं, उसके हिसाब से आप बेस्ट मेथड को फाइंड कर सकते हो। बाय प्लानिंग, यानी प्लान करके कर सकते हो। बाय बेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ वर्क, यानी कॉम्बिनेशन ऑफ वर्क देख सकते हो कि कौन कौन वर्कर्स हमारे मिल के अच्छा काम कर रहे हैं। या फिर ऐसा नहीं है कि आप 2 दुश्मन वर्कर्स हैं, दोनों को साथ में मिला दो, वो लोग तो लड़ते भिड़ते ही रह जाएंगे, बल्कि ऊपर से आपकी कंपनी का ही नुकसान हो जाएगा। तो आपको कॉम्बिनेशन ऑफ वर्क भी देख सकते हो। ऑब्जर्वेशन करके देख सकते हो कि कैसे करना है। देखो ऐसा नहीं है कि भाई बस देखो ये मोटिवेशन थॉट यहाँ पे नहीं चलते बिजनेस में कि बस कूद पड़ो जो होगा देखा जाएगा। पहले देखना पड़ता है, समझना पड़ता है कि होगा क्या आगे, इसके कॉज एंड इफेक्ट्स क्या हैं। ठीक है, पहले पढ़ा चुका हूँ ना मैं। बाय ऑब्जर्वेशन, बाय एनालाइजेशन, एनालाइज करके, बाय इंस्पेक्शन या इंस्पेक्ट करके, ये सारी चीज़ों से आप मेथड स्टडी या बेस्ट मेथड कोई भी एक प्लान और टास्क के लिए निकाल सकते हो। नेक्स्ट है हमारा मोशन स्टडी, जो कि वर्क स्टडी में चौथा और आखिरी टॉपिक है। इसमें क्या होता है? वर्कर के लिए रॉ मटेरियल पास में रखो जिससे टाइम की बचत हो और काम एफिशिएंटली पूरा हो जाए। ये वाइट कलर से लिखा है, सो एग्ज़ाम में लिख के नहीं आना है, इसको मैं सिर्फ समझाने के लिए लिखा हूँ। प्लेस ऑफ एवरी रॉ मटेरियल हैज़ टू बी नियर बाय वर्कर्स और फैक्ट्री। अब देखो एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मान लो आपकी कोई फैक्ट्री है, वहाँ पे आपके सारे वर्कर्स काम कर रहे हैं। उन लोग सुबह उनका 9 से 5 का टाइम है, यानी सुबह 9 बजे आएंगे और शाम को 5 बजे चले जाएंगे। अब वो लोग आए पहले फैक्ट्री में और रॉ मटेरियल उन्हें चाहिए, कोई भी काम करना है तो उन्हें रॉ मटेरियल तो चाहिए ना। अब रॉ मटेरियल है आपका 100 किलोमीटर दूर, तो भाई अब वो लोग जा रहे हैं 100 किलोमीटर दूर जा रहे हैं और ला रहे हैं यहाँ से रॉ मटेरियल अपनी दोबारा से, मतलब समझ लो 200 किलोमीटर तक का उनको वो टाइम पड़ गया। एंड उसमें हुआ क्या कि भाई आपके 12 तो वहीं बच गए, यानी अब आपके पास बचा कितना? 5 ही घंटा बचा। तो भाई लिटरली में टाइम आपके पास बचेगा ही नहीं, तो आपका काम कैसे होगा? तो इसीलिए वर्कर्स एंड रॉ मटेरियल ये दोनों चीज़ को पास में रखो। पास में कोई वेयर हाउस बाय कर लो, थोड़ा सा महंगा पड़ेगा, एटलीस्ट आपका टाइम की तो बचत होगी, काम एफिशिएंटली पूरा हो सकेगा। ठीक है, पर्पस इज़ टू एलिमिनेट यूजलेस मोशंस जो भी हैं, जो फालतू के मोशंस हो रहे हैं, यानी फालतू के टाइम वेस्ट हो रहा है, उसे आपको यहाँ पे एलिमिनेट करना है या रिड्यूस करना है। वर्क स्टडी इतना कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टेक्निक पे पढ़ते हैं। नेक्स्ट टेक्निक और आखिरी टेक्निक है, इस चैप्टर का आखिरी पॉइंट है, या फिर इस चैप्टर का समझ लो आखिरी वीडियो है, इसमें आखिरी टॉपिक है डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम से ही आपको समझ में आ गया, यहाँ पे वेजेस की बात होने वाली, वेजेस एंड सैलरीज की बात होने वाली है। ठीक है, अब यहाँ पे एक सिस्टम भी है, उसके हिसाब से आपको समझना है। जितना ज़्यादा बनाओगे उतना ज़्यादा पैसा मिलेगा, ये सिर्फ आपको समझने के लिए लिखा हूँ। अब आपको पॉइंट्स पे आता हूँ, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। प्रोडक्शन इन टर्म्स ऑफ टाइम शुड बी डिसाइडेड इन एडवांस, यानी प्रोडक्शन इन टर्म्स ऑफ टाइम शुड बी डिसाइडेड इन एडवांस। कितने टाइम में प्रोडक्शन कंप्लीट करना है। मान लो आपके पास 100 कुर्सी आई है, तो आपको पहले से डिसाइड कर लेना है कितना टाइम देना है। ऐसा नहीं कि भाई चलो 2-3 साल ले लो 100 कुर्सी बनाने में, ऐसा नहीं है, आपकी कंपनी बैठ जाएगी आराम से। ठीक है, आपको कोई भी टाइम एक चूज़ करना होगा एडवांस में याद रखना, एडवांस में। ऐसा नहीं कि प्लान बस ले लिया ऑर्डर और चलो देखा जाएगा, जब बनना होगा बन जाएगा, ऐसा नहीं करना है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? एफिशिएंट वर्कर इज़ पेड हायर प्राइस रेट। अब यहाँ पे देखना 2 पॉइंट आएंगे, इन दोनों को समझ के चलना है। एफिशिएंट वर्कर, एफिशिएंट यानी जो पहले काम कर रहा है, जल्दी काम कर रहा है,
जो जल्दी काम कर रहा है, मान लो आपको किसी प्रोडक्शन कोई प्लान है वो 5 दिन में आपको करना है, एक वर्कर ने 4 ही दिन में कर दिया, तो उसको आपको ज़्यादा वेजेस देनी है, ठीक है। जिससे वो बंदा क्या होगा, मोटिवेटेड रहेगा कि हाँ भाई इसने हमें ज़्यादा कम समय में मैंने काम किया तो इसने मुझे ज़्यादा पैसे दिए, ज़्यादा वेजेस दिए, तो वो अगली बार से और ट्राई करेगा कि और जल्दी काम हो जाए। इससे आपका दोनों का ही फ़ायदा होगा, वर्कर का भी फ़ायदा होगा, आपका ही फ़ायदा होगा। इनफैक्ट देखा जाए तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा आपका ही होगा। एंड नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इन एफिशिएंट वर्कर इज पेड एट लोअर प्राइस। यानी 5 दिन का टाइम दिया और किसी बंदे ने 5.5 दिन ले लिया, तो उसको थोड़ा सा गिरा के दे दो या फिर उतना ही दे दो, अगली बार से कहना कि जल्दी काम करना है, ऑन टाइम करना है, ठीक है। पेइंग डिफरेंशियल रेट ऑफ वेजेस टू एफिशिएंट एंड इनएफिशिएंट एम्प्लॉयज़। यानी दोनों को, एफिशिएंट एंड इनएफिशिएंट एम्प्लॉय में फ़र्क रखना है। ऐसा नहीं है कि जो जल्दी काम कर रहा है, जो टाइम पे काम कर रहा है, जो एकदम टाइम के बाद काम कर रहा है, दोनों को, तीनों को आपको एक समान वेजेस देनी है। ऐसा नहीं करना है, सबको अलग अलग वेजेस देना है। इससे मोटिवेशन भी आएगा, कहीं कहीं वर्कर्स में वो भी होगा कि यार उसको ज़्यादा मिल रहा है, तो उनको पता भी चलेगा ना कि भाई उसने जल्दी काम भी तो किया है इसलिए तो मिल रहा है। देखो नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये, इट विल कॉज मोटिवेशन इन एम्प्लॉयज़ माइंडसेट। यानी एम्प्लॉय का माइंड चेंज होगा कि यार वो बंदा जल्दी काम कर रहा है तो उसे ज़्यादा पैसे मिले हैं, मैंने धीरे काम किया, बहुत लेट में काम किया तो इसलिए मुझे कम वेजेस मिले। यहाँ पे हमारा पूरा जो भी टेक्निक्स है और ये चैप्टर जो है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग बिजनेस एनवायरनमेंट को शुरू करने वाले हैं। नोट्स है टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हो एंड इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना, लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे सेट कर देना। मिलते हैं आप सभी को अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एवरीबॉडी एंड बाय बाय, जय हिंद।